आगे चलें। ओके, इसके बाद आप बुक पे आ जाएं। जो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे उनके लिए पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक में है अर्निंग पर शेयर। एक स्टेप सेल्स का पूरा पता लाना है, और दूसरा ना उसको कहो क्या नाम है उसका, साथ उसको मुझे जुशानदा बना, ठीक है। उससे कहना मेरा जो गरम वाला वो है ना हाँ, उसमें डाल के दे, कप में ना दे, उसे को बना 2 कप बना के दे, दरम्यान में 2 जुशानदे डाल के, बल्कि चाय में जुशानदा डाल चाय। उसे कहना जल्दी करे, बाकी काम छोड़ दे। डन है बेटा? ले जी, बुक पे आए। जो ऑनलाइन है उन वालों के लिए हम उनके लिए शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली हमारा ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन का है। आप ज़रा पेज नंबर 65 पे आए, अपनी बुक वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम 2 में आए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पे। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हमने पढ़ा था कि हम प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर को सोचते हैं, और हम कहते हैं कि अगर वो चीज़ें जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, अगर उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट करवा ली तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। और ईपीएस का फार्मूला होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर इन्होंने कन्वर्ट करवा लिया शेयर्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इजाफा होगा तो ईपीएस कम हो जाएगी। लेकिन हमने कहा कि अगर वो कन्वर्ट करवा लेंगे तो सेविंग्स भी तो होंगी। हम बॉन्ड वालों को इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट सेव होगा तो उससे अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है भैया? तो हम क्या करते हैं, हम अर्निंग्स जो सेव होती हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, वो अर्निंग में ऐड कर देते हैं, और कन्वर्जन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड कर देते हैं। तो हमने ये भी सीखा था कि अगर वो हमें मल्टीपल कन्वर्जन रेट दे तो हम हाईएस्ट कन्वर्जन रेट यूज़ करते हैं। सही है? 65 पे फार्मूला लिखा हुआ है बॉटम में, अर्निंग्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नोशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। ठीक है भाई? ओके, अगले पेज पे हमारे पास कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टेबल हमारे पास बॉन्ड भी हो सकते हैं, और कन्वर्टेबल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। सही है दोस्त? एग्जाम्पल जो 19 है, इसमें हमारे पास कन्वर्टेबल लोन था। क्या था? अगर हम इसके आंसर गो थ्रू करें, क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो अगर ये कन्वर्ट करवाएगा तो इससे हमें इंटरेस्ट सेव होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट सेव होगा। लेकिन इंटरेस्ट सेव होगा तो अर्निंग बढ़ेंगी, अर्निंग बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा, तो अर्निंग तो बढ़ेंगी लेकिन टैक्स भी तो लगेगा, तो फिर हम नेट ऑफ टैक्स लेते हैं और उसे अर्निंग में ऐड करते हैं। यही पढ़ा था ना कि बॉन्ड्स में हमें अगर कोई इंटरेस्ट सेव होता है तो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है। क्या होती है? तो फाइनेंस कॉस्ट जब सेव होगी, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी, तो हम नेट ऑफ टैक्स चीज़ें लेते हैं। क्या लेते हैं? नेट ऑफ टैक्स लेते हैं। आगे चलें। आगे दूसरे नंबर पे भी हमारे पास 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। एग्जाम्पल 20 में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स किस में थे? हाँ, ये आ गए। एग्जाम्पल 21 में थे ये। एग्जाम्पल 21 में हमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो सेव हो रहा था, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड में हम टैक्स इफेक्ट नहीं लेते। क्यों? प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद पे किया जाता है। कब पे किया जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद पे किया जाता है। तो जैसे इसमें वर्किंग में लिखा हुआ है कि आपको जो डिविडेंड सेविंग हो रही है वो 90,000 की हो रही है, तो हमने सिर्फ उसको अर्निंग में ऐड कर दिया, टैक्स लेस नहीं करवाया। वो बात समझ आ रही है कि नहीं?
क्लियर है ये पॉइंट? और आगे तीसरी ऑप्शन कौन सी थी हमारे पास? ऑप्शन एंड वारंट्स। हमने कहा था ऑप्शन और वारंट्स में हमने लोगों को सिर्फ ऑप्शन दी होती है कि वो हमसे शेयर्स ले लें, हमें कोई अर्निंग नहीं आती, सेविंग नहीं, कोई नहीं होती। तो ऑप्शन एंड वारंट वो केस है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ सकते हैं, अर्निंग को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इससे सिर्फ डिनोमिनेटर को फर्क पड़ता है, सिर्फ डिनोमिनेटर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओके। अब इन बातों को सामने रख के हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है, और जो लास्ट टाइम मैंने करवाई थी, अभी ये मैं एग्जाम्पल करवा के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। डिटो 100% कॉपी है, 100% कॉपी है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है देखना? तीसरा 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम बोधर ही नहीं करते चीज़ों को। और इस पर आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसको शायद 15 मिनट लगे, लेकिन जिस लेक्चर में मैंने इसे पढ़ाया था उस पर 1.25 घंटा लगाया था इस एक एग्जाम्पल पे, फिर भी आप ठीक नहीं करते। मैं अब मुझे बताइएगा इसको करने के बाद क्वेश्चन कितना मुश्किल है। सेम यही करेंगे जो बुक में लिखा हुआ पहले से। ले जी जरा देखें, वो कहता है ओलंपिक्स लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू 2 million, reported earnings in the year is 6 million, average market price of the share during rupees 80, potential ordinary shares, options 600,000 ऑप्शन है with an exercise price of rupees 60। हमने लोगों को ऑप्शंस दी हुई हैं, अगर उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज फ्यूचर में कर ली तो नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा, लेकिन हम उन्हें कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं दे रहे, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड हमारा कोई सेव नहीं होगा। अगर वो इसको कन्वर्ट करवा लें, अगर इसको क्या कर लें, कन्वर्ट करवा लें, तो उन्हें हमें शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? उसके लिए वापस वही जो पढ़ाया हुआ है उसी फार्मूले को यूज करते हैं। पेज नंबर 69 पे जरा है, पेज नंबर 69 पर ऑप्शंस का फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले को यूज करके बताएं कितने शेयर्स उन्हें देने चाहिए। जी बोले। 150,000। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है बेटा? 6 लाख। नंबर ऑफ ऑप्शन है भी 6 लाख। आगे फार्मूला क्या है? मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू कितनी है? 80 माइनस दूसरा प्राइस क्या है? वो कितना है? 60 डिवाइडेड बाय कितनी? 80। बोलो क्या आंसर आता है? 150,000 आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास वो केस है जिसमें नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बढ़ सकते हैं, अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, अर्निंग में इजाफा नहीं करेगा। वो चीज़ जो अर्निंग में इजाफा ना करे और डिनोमिनेटर में इजाफा करे तो वो आपकी ईपीएस को डिल्यूट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अर्निंग में कोई इजाफा करेगी तो बोले इसकी वजह से अर्निंग पर कितना फर्क पड़ेगा? जी बोले। ये है हमारे इंक्रीमेंटल शेयर्स। ये क्या हमारे? ये हमारे इंक्रीमेंटल शेयर्स। इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी है? इंक्रीमेंटल अर्निंग नहीं है, इंक्रीमेंटल अर्निंग नहीं है। बताओ फिर इस खास इवेंट से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? ईपीएस क्या फार्मूला क्या होता है? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जी जरा बोले इसकी वजह से अर्निंग कितनी आ रही है? 0।
और इसके शेयर्स कितने, 1,50,000। क्या आंसर आएगा? नहीं। इसकी ईपीएस में कंट्रीब्यूशन 0 है। कुछ इसकी ईपीएस में बस डिनोमिनेटर में इजाफा होगा, अर्निंग में कोई इजाफा, लेकिन बाकियों को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो अर्निंग में भी इजाफा होता है, शेयर्स में भी इजाफा होता है। तो देखते हैं वहां पे कितने ईपीएस देते हैं। जरा उसी क्वेश्चन में वापस है। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास? 1,007% convertible preference shares of 10 each. Each preference share is convertible in 2008 into ordinary shares at the rate of 3 ordinary shares for every preference shares. ओके की रिपोर्ट। अब आ जाते हैं जी हम प्रेफरेंस शेयर्स में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो आया साबित? ठीक, 2-3 जो शानदार डाल देना उसके अंदर, 2 चाय में उसमें डाल देना थर्मोस। ले जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक दफ़ा मुझे मैचेस ज़्यादा खेलने से ना मैं हो गया बीमार शदीद, कभी डीजी खान, कभी मुल्तान, कभी मुजफ्फरगढ़, कभी कोटद्दू, मैच पे मैच, मैच पे मैच। मेरे साथ वाले मैचेस के पैसे लेते थे, जो मुझे मिलते थे वो नहीं, मैं कहता मुझे नहीं चाहिए। उस वक्त मैं टीचर था तो मैं कहता मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे अक्सर फिर अच्छे प्लेयर्स हाथ ले जाते थे, वजह कि ये पैसे नहीं लेता, इसके हमें मिल जाएंगे। तो वो साथ ले जाते थे, मैं लेग ब्रेक करता था, अच्छी करता था, तो लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करता था। आजकल मैं जितना बूढ़ा होता जा रहा हूँ उतना टॉप ऑर्डर पे आता जा रहा हूँ। अब मुस्तकिल मैं ओपनर वन डाउन नहीं खेलता। अभी मैं जाऊँगा तो 2-4 दिन 6 दिन नेट करूँगा, लेकिन नेट 6-6 घंटे करूँगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह। तो मुझे डीजी खान से आना वापसी सर्दी लग गई, तो मुझे होश ना हो और मुँह से रालें निकल रही हों। भाई ले गया अस्पताल में, उसने कहा क्या हुआ? उसने डॉक्टर ने कहा जब चेकअप वगैरह किया, उसने एक तो ड्रिप लगेगी। उसने इतना बड़ा बरनोला ठोका, पहली दफ़ा ज़िंदगी में बरनोला लगा था क्रिकेट की वजह से। वो भी किसकी वजह से? पहला बरनोला था वो लगाया उसने। वो हमारा है एक डॉक्टर आफ्ताब। उसके बाद बंदा चला जाए, आँख में दर्द, पेट में दर्द, टांग में दर्द, कहता बरनोला लगाओ। पहले तो बोतल लगाता है। जो भी मरीज़ आप कहेंगे ना जी मेरे फलानी जगह दर्द है, इसको लंबा करो, बोतल लगाओ। पहले तो सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक होती होगी, अच्छा तो उसने वो लगाई। फिर उसने कहा कि 1 डोज अब है, 1 दिन छोड़ के अगले दिन डोज है, 1 दिन छोड़ के फिर अगले दिन डोज है, ये तूने लगवानी है। या लगातार 3 दिन उसने कहा। मैंने कहा मेरा तो कल मैच है। डॉक्टर के पास बैठा हुआ आदि होश में, कहता वो ऐसे ऐसे लगवाना है। बड़ा भाई साथ, बड़े वैसे डरता भी बड़ा, तो मैं उसने कहा ना ऐसे लगवाना है। मैंने आँख खोली, मैंने कहा मेरा कल मैच है। कहता हालत देखी? मैंने कहा नहीं मैंने मैच खेलना, इंपॉर्टेंट मैच है, ये से मैच। कहता अच्छा। भाई ने कहा कोई मैच ऐसे नहीं खेलेगा। मैंने कहा भाई मैच तो खेलना है। उसने फिर डॉक्टर ने शॉर्टकट क्या बताया, दोपहर का टाइम था। कहता अच्छा 1 अब डोज लगवाओ, 1 शाम को लगवाओ, 1 कल सुबह लगवाना, डोज लगवा के मैच खेल लेना। वो भी स्पोर्ट्समैन रहा था जवानी में। उन्होंने कहा ठीक। मैं गया जी, रात को लगवाई, सुबह को लगवाई। मुझे वो होता है जिसमें सांस चढ़ता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? चेस्ट इन्फेक्शन। नहीं वो माफ़ कर दे, अल्लाह से डर, तुम्हें भैंस की दो। चेस्ट इन्फेक्शन में आपको सांस चढ़ता है, थोड़ा सा भी चलता है सांस फूल जाता है। किसी को हुआ आज तक चेस्ट इन्फेक्शन? किसी को नहीं हुआ। किसको हुआ? तो उसमें आप थोड़ा सा भी चलता है ना तेज, तो आपका सांस फूलने लग जाता है। तो वो 3 गया, बरनोला उतारा, बरनोला उतार के टेप लगाई ग्राउंड में। अब जब गया बैटिंग में, तीसरे चौथे नंबर पे गया, तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी बुरी हालत है। मैंने जो पहला रन लिया सिंगल, दूसरे रन पे मेरा तो सांस वैसे सांस हो रहा हूँ। मैं उस्ताद जी ये तो तूने गलत फैसला किया। फिर हर 2 रनों के बाद बाहर से लड़का आ जाता है। लोकल मैचेस में इतनी सख्ती नहीं होती, तो वो आता मुझे 1 घूंट पानी देता। फिर उसने मुस्तकिल लेग एम्पायर को दे दिया पानी। तो मैं थोड़ा सा अकेला, जितना मुझसे होता था, कोई 5-7 ओवर खड़ा हुआ, 25-30 रन ऐड किए हूँ, तो फिर मैं बाहर आ गया, आउट हो गया। तो लेकिन खेला, मैच भी हम जीत गए थे। तो इसलिए वो हिम्मत दिखानी चाहिए। ये नहीं जी मैं पेपर से पहले तो बीमार हो गया था। आप स्पेस देंगे बीमारी का तो बीमारी आएगी ना। हो गया तो हो गया था, ये तो जिस्म के साथ चलता है। कमिटेड रहें अपने डेस्टिनेशन, मैंने जाना कहाँ, पहुँचना कहाँ। तो अगर आपकी कमिटमेंट होगी ना, बुखार कुछ कह सकता है, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक, बट यू हैव टू शो कमिटमेंट। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी होगी जरा बताओ। जी बोले कितने बॉन्ड है जरा बताएं। 1 मिलियन शेयर्स है, 1 मिलियन शेयर्स है और रेट कितना है 7%। अच्छा पहले ये तो बॉन्ड शेयर्स है ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, इनकी फेस वैल्यू कितनी है 10, तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा ना, तो इंटरेस्ट लगाए। वो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या रेट है 7%, और हमने कहा था प्रेफरेंस डिविडेंड पे हम टैक्स नहीं लेते। तो बताओ अगर उन लोगों ने कन्वर्ट करवा लिया तो आपकी अर्निंग्स में कितना इजाफा होगा, कितना इजाफा होगा 7 लाख, आपकी अर्निंग में इजाफा होगा 7 लाख। किसी को एतराज? 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी 10 रुपये फेस वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल फेस वैल्यू, 7% रेट लगाऊंगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। अगर ये लोग प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करवा लें किस में, ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो मुझे इतना प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर? ओके। अब अगर वो कन्वर्ट करवा ले तो नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इजाफा होगा? इंक्रीमेंटल शेयर्स हमने क्या कहा, 1 मिलियन वाले जो 1 मिलियन है कितने के लिए कितना, आपने कहा जिनके पास 10 है उनको 3 दे दो, 3 for 10, जिनके पास 10 है उनको 3 दे दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इजाफा होगा, कितना 13 लाख। बेटा अली से तवज्जो हटे तो तेरी पढ़ाई की तरफ तवज्जो बने। कितना होगा ये 3 लाख। मैं इधर पढ़ाने लगता हूँ, अली कैसे देखने लगे। भाई है ना, भाई से बहुत प्यार है। ओके आगे चलते हैं। अब बताओ भाई अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है 7 लाख, और शेयर्स में कितना, इसकी वजह से क्या ईपीएस आएगी जरा बताए। 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2.33। इसकी अर्निंग क्या, अर्निंग पर शेयर क्या आता है 2. अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारी ईपीएस में पर शेयर 2.33, सिर्फ इसकी वजह से हमारी अर्निंग पर शेयर 2.33 होगी। सही होगी? ठीक है, इसमें कोई मसला है? तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ले जी हमारे पास है कन्वर्टेबल बॉन्ड। सही है, कन्वर्टेबल बॉन्ड में जरा आप बताएं आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होगी। जी कितने बॉन्ड्स हैं 5 बिलियन। एक बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, ये हो ही नहीं सकती। ₹4% कन्वर्टेबल बॉन्ड वैल्यू दी हुई है रुपीज में 5 मिलियन। कितनी वैल्यू दी हुई है, और आगे देखें क्या लिखा है, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 2009 into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every 100 रुपीज बॉन्ड। इसका मतलब एक बॉन्ड 100 रुपए का है। अगर वो हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स देता तो हम 100 रुपए से मल्टीप्लाई करके पहले उसकी फेस वैल्यू निकाल के फिर रेट लगाते तो इंटरेस्ट आ जाता। सही है, लेकिन इसमें उसने वैल्यू खुद ही बता दी, तो आपको बॉन्ड्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने रुपीज़ में खुद वैल्यू बता दी। अब बताओ आपके पास कितना परसेंट दे रहे हैं इस पर आप, 4%। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा इंटरेस्ट। बेटा बोलो ना बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है रुपीज में 5 बिलियन। तो 5 बिलियन पे आपने इंटरेस्ट कितना देना है, अगले ही पेज की पहली लाइन में लिखा हुआ है टैक्स रेट इज 30%। और मैंने अभी बताया था कि जब आप इंटरेस्ट सेव करेंगे तो आपका टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट सेव होगा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो आपको इस सेविंग्स पे, ये जो आपकी सेविंग्स आ रही हैं 5 मिलियन का 4%, ये इंटरेस्ट सेव हो जाएगा क्योंकि वो कन्वर्ट करवा रहा है। तो अगर वो कन्वर्ट कराएगा, इंटरेस्ट सेव होगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा। टैक्स का रेट क्या है, तो इसमें से 30% ले जाएंगे टैक्स वाले, हमारे पास कितना आएगा 70%। बताओ फिर इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होगी,
1,40,000। कितनी बेटे? 1,40,000। और अब वो इंक्रीमेंटल शेयर्स क्या होंगे अगर वो कन्वर्ट करा ले? जी बोले 5 मिलियन मेरे पास वैल्यू है रुपीज में, 5 मिलियन, यही है ना? और एक बॉन्ड कितने का है? 100 का। तो ये 100 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, 100 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। और अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? एक बॉन्ड के कितने शेयर्स दे रहा है वो? जी, हर 100 रुपए बॉन्ड के लिए कितने दे रहा है? 20। तो मैंने 100 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ बॉन्ड आ गए 100 वाले। और अब इनको मैं क्या दूंगा? 20 शेयर्स। तो बताओ कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 मिलियन। इंक्रीमेंटल शेयर्स कितने? 1 मिलियन। इंक्रीमेंटल अर्निंग 1,40, इंक्रीमेंटल शेयर्स 1 मिलियन। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या होगी? 1,40 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या है? 0.13। जी बोले। अब आपने इन तीनों चीजों में से देखना है कि कौन सा आइटम आपकी ईपीएस को ज्यादा डाइल्यूट करेगा। वो कौन सा आइटम है जो आपकी ईपीएस को ज्यादा डाइल्यूट करेगा? सही है। अब हम देखते हैं। मुझे ये बताएं, जो ऑप्शंस हैं ये आपकी अर्निंग में कुछ ऐड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यह अर्निंग में ऐड कर ही नहीं रहे और डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ईपीएस डाइल्यूट होगी। ये ईपीएस में 1 रुपया भी अर्निंग ऐड नहीं कर रहे। चलो ये तो कुछ ऐड कर रहे हैं ना, 2.33। देखो अगर वो शेयर्स में बदल रहा है तो अर्निंग भी ला रहा है, तो एटलीस्ट कुछ ईपीएस तो ऐड कर रहा है, और ये भी कुछ ना कुछ ईपीएस ऐड कर रहा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन सा होगा? जो ऐड कर रहा है, जो ऐड नहीं कर रहा? जो ऐड नहीं कर रहा, उसमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर ही बढ़ रहा है, अर्निंग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो यहां हम अपना लिखते हैं रैंकिंग ऑर्डर कि डाइल्यूटिव कौन कौन से है। बोलो भाई, सबसे ज्यादा कौन ऐड कर रहा है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रहा है। और सबसे कम? ऑप्शंस। तो हमने देखना है कि सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन सा है। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन है? सबसे कम ऐड कौन कर रहा है? ये। इसके बाद कौन ऐड कर रहा है दूसरे नंबर पे? कन्वर्टेबल बॉन्ड। और सबसे ज्यादा कौन ऐड कर रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रैंकिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन है, कौन सा लीस्ट डाइल्यूटिव है। जो ऐड कर रहा कुछ ना कुछ और एक ऐड नहीं कर रहा, तो ऐड ना करने वाले से ऐड करने वाला बेहतर है। कुछ तो ऐड कर रहा है, तो ज्यादा डाइल्यूटिव कौन सा होगा? जो कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। 1 मिनट आप पहले इसको रिवाइज करें। इस अब वर्किंग का नाम, हम चूंकि तीनों काम यही कर लिए हैं, तो इस वर्किंग का नाम रखते हैं रैंकिंग ऑर्डर। अगर ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन पूछ ले, सुनो, अगर ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन पूछ लें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जितने आपके पास डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों उनकी इंक्रीमेंटल अर्निंग लें, इंक्रीमेंटल शेयर लें। इंक्रीमेंटल अर्निंग को इंक्रीमेंटल शेयर से डिवाइड करें, ईपीएस कैलकुलेट कर लें। जो कुछ ना कुछ ईपीएस ला रहा है, एटलीस्ट कुछ तो ला रहा है, और जो कुछ भी नहीं ला रहा वो ज़्यादा डाइल्यूटिव है, क्योंकि वो पिछली डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अर्निंग में कुछ भी नहीं ला रहा, तो वो सिर्फ डिल्यूट ही करेगा। लेकिन जो कुछ अर्निंग में भी ला रहा है, शेयर्स में भी ला रहा है, कुछ तो ईपीएस ला रहा है, वो ऐड करेगा। अब ये भी हो सकता है कि आपकी करंट ईपीएस 2.3 हो ही ना, करंट ईपीएस 2 हो, और ये ईपीएस कितनी ला रहा है, तो ये तो ईपीएस बढ़ा रहा है, तो डाइल्यूटिव होगा ही नहीं। अगर करंट ईपीएस 2 रुपये हो और ये कितनी ला रहा है, 2.33 ला रहा है, तो ये तो एडिशनल ला रहा है।
तो ये डाइल्यूटिव वो होता है जो आपकी ईपीएस को कम कर दे। डाइल्यूटिव कौन होता है जो आपकी ईपीएस को कम कर दे। तो इसलिए आप सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन है। हम कहेंगे भाई ऑप्शन में तो सिर्फ शेयर्स आ रहे हैं, ये अर्निंग तो 1 रुपये भी नहीं आ रही, तो ये तो पक्का डाइल्यूटिव है। फिर हमने कहा कि बाकी दोनों में अर्निंग भी आ रही है और शेयर्स भी आ रहे हैं, तो हमने कहा अर्निंग और शेयर्स से डिवाइड करो, देखो इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या है। तो जो ईपीएस लाएगा, अर्निंग पर शेयर लाएगा, तो वो क्या होगा, लेस डाइल्यूटिव होगा एज कंपेयर टू दैट जो बिल्कुल ही नहीं ला रहा। तो फिर हमने कहा ये दोनों तो ईपीएस ला रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी ला रहा है और ये कितनी ला रहा है, कौन ज्यादा ला रहा है, 2.3, ये कम ला रहा है। तो डाइल्यूटिव कौन होगा, जो कम ला रहा है। जो ज्यादा ला रहा है वो कम डाइल्यूटिव होगा, वो कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, रैंकिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़े और देखें रैंकिंग ऑर्डर बनता कैसे, जल्दी करें शाबाश। क्लियर, ओके। अब इसके बाद बस ये काम मुश्किल था, बाकी आसान है। अब हमने देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जरा देखो। उसने कहा बेसिक ईपीएस बताओ और डाइल्यूटिव बताओ। तो जी जरा पहले आप कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले बेसिक। अब आपने काम करना है अर्निंग्स, शेयर्स, और उसके बाद हमारे पास आएगी ईपीएस। अर्निंग्स, शेयर्स, ईपीएस और उसके बाद इम्पैक्ट। सही है दोस्त? बताओ जी, अर्निंग कितनी है क्वेश्चन में, कितनी है भैया? 6 मिलियन। तो और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे ऑर्डरली? 2 मिलियन। तो हम लिखेंगे बेसिक ईपीएस। अर्निंग्स कितने बेटा? 6 मिलियन। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस क्या आएगी जी? ₹3 पर शेयर। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, इसका नाम लिख दें वर्किंग नंबर 2। तो हम लिख देंगे बेसिक ईपीएस वर्किंग नंबर 2 हाउ मच? 3 पर शेयर। बोलो अभी यहाँ तो किसी को मसला है? किसी को मसला? ओके, आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास ये जो हमने रैंकिंग की थी, इस रैंकिंग को हमने इनकॉर्पोरेट इसमें करना है। रैंकिंग 1 पे कौन है? बोलो बेटा। ऑप्शंस। ऑप्शन हमारा रैंक 1 पे, रैंक 1 वर्किंग नंबर 1। जी जरा बोले, ऑप्शंस की वजह से अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है? कोई इजाफा नहीं हो रहा। और शेयर्स में कितना इजाफा हो रहा है? 1,50,000। ले जी, ऑप्शंस के बाद टोटल अर्निंग बताएं क्या बनेंगे? ऑप्शंस के बाद टोटल रिटेन अर्निंग टोटल क्या बनेंगी? 6 मिलियन। और शेयर्स कितने बनेंगे? 2150,000। बोला जी किसी को एतराज? नंबर ऑफ शेयर्स
आफ्टर ऑप कंसिडरिंग द ऑप्शंस, तो अर्निंग में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, शेयर्स में इजाफा हुआ। तो बताएं जी फिर अब ईपीएस क्या आएगी? 2.79। बताएं कम हो रही है ज़्यादा हो रही है? डाइल्यूटिव है या नहीं? तो हम कहेंगे भैया डाइल्यूटिव है। इम्पैक्ट इसका क्या है? डाइल्यूटिव। स्टैंडर्ड वर्किंग ये रखनी। बोले जी जल्दी से देखें ये क्लियर है कि नहीं। रैंकिंग को भी दोबारा रिवाइज करो। क्वेश्चन को देखो, पहले हम रैंक करते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स। हर आइटम की अलग से ईपीएस ले लेते हैं, और फिर जो ज्यादा ईपीएस दे रही हो और जो कम दे रही हो, तो जो सबसे कम दे रही हो उसको रैंक 1 करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन है। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, आगे चले। दूसरा रैंक किसका है? दूसरा रैंक किसका बेटे? कन्वर्टेबल बॉन्ड का। ओके, आ जाए। कन्वर्टेबल बॉन्ड जी बोले वर्किंग नंबर 1 बोले जी। कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे? पहले मेरी सुन लो बेटा। कन्वर्टेबल बॉन्ड में अर्निंग कितनी बढ़ रही है? कन्वर्टेबल रैंकिंग 2, ठीक है, 140। और इसके शेयर्स कितने बढ़ रहे हैं? 1 मिलियन। ये रैंकिंग 2। बोले जी कितनी अर्निंग है रिवाइज? 614000। आंसर से बता रहा है। कैलकुलेटर से जो कैलकुलेट करेगा वो बोलेगा, आंसर देख के कोई नहीं बोलेगा। जो आंसर देखना चाहते देखे, बाकी जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करे वो बताए। 614000 ये मेरी आ गई रिवाइज्ड अर्निंग्स। और शेयर्स क्या है रिवाइज? 3150। बोलो जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बाद अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स क्या आएगी ईपीएस? 1.94। क्यों 5 कर दूं? दोबारा देखो 6 ठहरो, दोबारा करो। 614000 डिवाइडेड बाय 315000 क्या था आंसर? 1.95। बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक है। पीछे 9 है? 95 कर दो। ले जी, अब ये ईपीएस को कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? डाइल्यूटिव। हर वो आइटम जो हमारी ईपीएस को कम करता चला जाएगा तो हम उसको डाइल्यूटिव कहेंगे। बोले जी यहाँ तक किसी को मसला? नो सर। ओके, अगला आइटम क्या है भैया? आगे हमारे पास है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जी बोले कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर्किंग नंबर 1। अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है जी? 7 लाख। और शेयर्स में 3 लाख। रिवाइज्ड अर्निंग बताओ। 684000 और रिवाइज शेयर्स 345000। बोले जी रिवाइज अर्निंग डिवाइडेड बाय रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितनी ईपीएस आती है? 1.98। बताएं ये ईपीएस को बढ़ा रहा है कम कर रहा है? ये बढ़ा रहा है, तो ये डाइल्यूटिव नहीं है। ये क्या है? ये एंटी डाइल्यूटिव है। एंटी डाइल्यूटिव। बोले जी रैंकिंग और रिवाइज ईपीएस कैलकुलेट करने में किसी को मसला? बोले जी रैंकिंग में कोई मसला है? हर ऑप्शंस की अर्निंग ले, हर ऑप्शंस के शेयर ले, जो भी हमारे पास कन्वर्टेबल्स है, हर कन्वर्टेबल को कंसीडर करें। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स और इंक्रीमेंटल शेयर्स। इंक्रीमेंटल अर्निंग को इंक्रीमेंटल शेयर से डिवाइड करें और उनकी ईपीएस कैलकुलेट कर लें। जो सबसे कम ईपीएस दे वो मोस्ट डाइल्यूटिव, जो उसके मुकाबले में ज़्यादा दे तो उसके मुकाबले में लीस्ट डाइल्यूटिव। तो डाइल्यूशन जो अर्निंग पर शेयर रिवाइज आएगी इंक्रीमेंटल, उस पर रैंक करें और रैंकिंग करके जो बेसिक ईपीएस आए उसमें रैंकिंग के मुताबिक उनके शेयर्स और अर्निंग ऐड करते जाएं। स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा रैंक। अब इस वर्किंग से मुझे ये बताएं सबसे कम आंसर कौन सा है? मोस्ट डाइल्यूटिव ईपीएस कौन सी है?
आंसर बताओ आंसर। सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव ईपीएस का कौन सा आंसर है? सबसे कम ईपीएस कौन सी है? 1.95। तो इस सूरत में हमारी डाइल्यूटिव ईपीएस क्या होगी? डाइल्यूटिव जो सबसे कम होगी वो हमारा डाइल्यूटेड होगी। डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी आ रही है? रुपीज 1.95 पर शेयर। वर्किंग नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब इसको एक दफा रिकॉल करें, पहले 2 मिनट है, पहले इसको देखें। सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, वही बुक वाला क्वेश्चन पढ़े और इस काम को जो मैंने बोर्ड पे किया। स्टेप 1 वर्किंग 1, पहले सबसे पहले इंक्रीमेंटल शेयर इंक्रीमेंटल अर्निंग लेना। इंक्रीमेंटल अर्निंग को इंक्रीमेंटल शेयर से डिवाइड करें, सबकी ईपीएस निकालना। जो सबसे कम ईपीएस दे रहा है उसको रैंक 1 करें, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर बेसिक ईपीएस निकाल के रैंकिंग के एतबार से उनको ऐड करते चले जाएंगे। ऐड करते जाएंगे, सबकी ईपीएस निकाल लें। सबसे कम जो ईपीएस है वो डाइल्यूटिव होगी, उससे ज्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आंसर होगा। पहले इसको देखें, 1 मिनट रिकॉल करें, जल्दी करें, शाबाश। जी बेटा, क्लियर? अब कुछ नहीं करना, परफॉर्मा मैं नहीं मिटा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए और फिल इन द ब्लैंक्स करते जाए और आपका आंसर आ जाए। करें फिल इन द ब्लैंक्स, सेम प्लॉट करें, सेम वर्किंग 1 प्लॉट करें, 2 करें, 3 करें। प्लॉट बेसिक पहले ना करें, देख लें तीनों ऑप्शन है, शायद 2 हो वहाँ, तो रैंक पहले वर्किंग 1 में रैंकिंग करें और फिर बेसिक ईपीएस में एडजस्ट करवाएं। देखें ज़रा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है कि नहीं। फॉर्मेट यही रखना है, आंसर को नहीं देखना। अपना फॉर्मेट रखेंगे, आंसर ठीक है। जल्दी करें। शाबाश बेटा, आप क्वेश्चन करें। बेहतर है खुद करें, मशवरे के बगैर। खुद करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे कोई इशू नहीं, अगर आप लेफ्ट राइट पूछना चाहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सजेशन यही है कि आप खुद करें, डिस्कस करके करना चाहें कर लें, कंसेप्ट रिकंसाइल हो जाए, घर जाके फिर दोनों जुबानी कर लें। करें शाबाश। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, परफॉर्मा चेंज नहीं करना।
क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? लो भाई मिल के करते हैं। बोलो भाई। वो कहता है कि आपने ईपीएस कैलकुलेट करनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है 2021 और 2022 की। ओके 2000 कौन सा है? 2021 2022 क्या कैलकुलेट करनी है? ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस नहीं करनी इसमें। कहता है कंप्यूट आरएल्स डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। लेकिन डाइल्यूटेड का स्टार्टिंग पार्ट तो बेसिक होगा ना, बेसिक के बगैर आप तो डाइल्यूट कर ही नहीं सकते। सही है। अब बताएं जी। वो कहता है भाईजान आपका 2021 का प्रॉफिट कितना है? लॉस है। तो हमने कहा था लॉस भी कैलकुलेट करेंगे। लॉस है। और 2022 की अर्निंग कितनी है? 84। सही है। किसी को एतराज? आगे चलते हैं। अगला आइटम वो कहता है द आउटस्टैंडिंग एवरेज नंबर शेयर्स वर 15 मिलियन ड्यूरिंग 2021 और 22। एवरेज शेयर चेंज नहीं कर रहा। दोनों सालों में कितना है? यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। दोनों लाइनें मैंने पुट कर दी हैं। किसी को एतराज? आगे चल। आगे कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग अ पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? 100 मिलियन। नहीं, 101 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 1 की वैल्यू है भाई। वर इशूड 1 जनवरी 2021, ये 21 में इशू हुआ था। द बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट 20% per annum payable on 31st December each year. Each bond is convertible into 3 ordinary shares if converted after 3 years or 4 ordinary shares if converted after 5 years. अभी भी हमने कहा था। तो कौन सा कन्वर्जन रेट लेंगे? हाईएस्ट कन्वर्जन रेट लेंगे। करें जी कन्वर्ट, अपनी वर्किंग में लाए से। ये किसकी एग्जांपल है? कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये है कन्वर्टेबल बॉन्ड। बोले जी इसकी फेस वैल्यू क्या बनेगी? बोले जी कितने हैं बॉन्ड? 2 मिलियन बॉन्ड है और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 से। और क्या इंटरेस्ट रेट है? 20%। ठीक है भैया, ये मेरा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इंटरेस्ट सेव होगा तो टैक्स लगेगा। टैक्स लग के 30% वो ले जाएंगे, मुझे तो 70% मिलेगा। तो मेरी बताया रिवाइज अर्निंग क्या होंगी? बोलो बेटा मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होंगी अगर मैं इसको कन्वर्ट करा लूं? कितनी?
28 मिलियन। ले जी मेरी अर्निंग आ रही है 28 मिलियन, तो हम अमाउंट मिलियन में ले लेते हैं 28 मिलियन। यस सर। ओके, अब हम शेयर्स में देखते हैं उसने क्या कहा है कितने में कन्वर्ट होगा। उसने कहा कि आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं एक बॉन्ड कितने में, 4 शेयर्स में, और उसने कहा है कि फेस वैल्यू 100 रुपए है। यस सर। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 मिलियन। 2 मिलियन और एक बॉन्ड 100 रुपए वाला कन्वर्ट होगा कितने शेयर्स में, कितने में, 4 शेयर्स में। बताओ कितने शेयर्स आएंगे, बोलो बेटा कितने शेयर्स आएंगे, 80,000। जी बोले। यस सर। उसने कहा 100 रुपए का वाला बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, भाई बोलो ना, क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने। 100 रुपए वाला एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट होगा, 4 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास इस वक्त जो बॉन्ड थे वो 2 मिलियन थे और इनका फेस वैल्यू कितनी बनती थी, 100 से मल्टीप्लाई करके 200 मिलियन बनती थी। रुपीस में कन्वर्ट करेगा ना, 100 रुपए वाला एक बॉन्ड कन्वर्ट होगा 4 शेयर्स में। तो पहले आप रुपीस में तो देखो इनकी वर्थ कितनी है। तो ये तो सिंपली क्या थे, ये बॉन्ड्स थे, ये बॉन्ड्स थे, ये फेस वैल्यू थी। अब आ गई इनकी वैल्यू रुपीस में। यस सर। रुपीस में जो वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड करें Yes, sir. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे और हर बॉन्ड के बदले में कितने देने हैं, 4 शेयर्स। तो कितने बनेंगे, 8 मिलियन। यस सर। भाई जो मैंने अभी क्वेश्चन करा था देखो कुछ चेंज किया मैंने, फिर क्या परेशानी है। एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस है ना कि मैंने अगर 100 रुपीज से डिवाइड करना है तो वैल्यू इन 100 होनी चाहिए, वैल्यू इन 100 होनी चाहिए। बोलो जी, यहाँ तक किसी का मसला। नो सर। ओके, अब बताइए जी फिर अर्निंग कितनी आ रही है, 28 और इंक्रीमेंटल शेयर्स कितने आ रहे हैं, 8। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी है, 3.5 पर शेयर। बोले जी इसमें किसी को मसला क्लियर है, यस सर। बोलो भाई क्लियर। हाँ जी बोलिए सर। ओके आगे चलो। अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है ऑन 1 जनवरी 2021, ये भी इसी साल हुआ है। यस सर। 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड which can be exercised after 2 years at an exercise price of 21 per share. The average market price of each of the share during the year 2022 and 2021 was rupees 28 and 21 respectively. जी बोले एक्सरसाइज प्राइस हमने कितना दिया हुआ है, 21 और एवरेज मार्केट प्राइस कितना है जी, कितना है। अभी हम 2022 का कर लेते हैं, 2021 में बताऊंगा आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे उसको देखेंगे। यस सर। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना है, तो हमने इसकी वर्किंग कहाँ की थी, कहाँ गया, ये रहा ऑप्शंस है ना, बोलो कितनी ऑप्शंस है जी, कितनी बेटे, 12 मिलियन। और इसका एक्सरसाइज प्राइस क्या है और एवरेज प्राइस क्या है 28। हम 22 को ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। 28 माइनस 21 डिवाइड किससे करूंगा, 28 से। बताओ शेयर्स क्या आएंगे, 3 मिलियन। 3 मिलियन शेयर्स आएंगे तो ये हमारी ईपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। किसी को एतराज, किसी को एतराज भाई, नया क्या कुछ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स की ना, नया कंसेप्ट तो नहीं सिखाया। ओके आगे चलो। अगला आइटम क्या है, ऑन 1 जनवरी 2022 6 मिलियन 16% cumulative irredeemable preference shares having a par value of 10 rupees 10 issued। ये कब शेयर इशू किए हैं, ये कम जनवरी कौन सी, इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स 2021 में थे ही नहीं।
और अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा। और हमने ईपीएस में ये भी पढ़ा था कि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स डेट क्लासिफाई होते हैं और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स कौन से रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या क्लासिफाई होता है, डेट या इक्विटी बोले, और इररिडीमेबल सुभान अल्लाह जी बोले, इररिडीमेबल इक्विटी। इररिडीमेबल का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी ये पैसे आपसे नहीं लेंगे। तो इररिडीमेबल क्या होगा, इक्विटी में हो जाता है, और रिडीमेबल डेट में जाता है। अब बताओ ये कौन से, ये इररिडीमेबल है तो ये कहाँ जाएंगे, इक्विटी में। तो जो प्रेफरेंस इक्विटी में जाए उन पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो पीएनएल में जाता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस होता है। अगर रिडीमेबल होंगे तो फिर वो कहाँ से लेस होगा, पीएनएल से। सही है दोस्त। अब ये प्रेफरेंस शेयर इशू कब की है, तो 21 में तो थे ही नहीं, लेकिन 22 में तो है। अगर 22 में है, इररिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, तो हमने पढ़ा था कम्युलेटिव में डिक्लेयर करो या ना करो, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। कहाँ से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सी कैलकुलेशन में, बेसिक या डाइल्यूटिव में, बेसिक ईपीएस में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा। अगर कम्युलेटिव है, डिक्लेयर करें या ना करें, फिर आप लेस करवाएंगे। जरा बताएं आपका फिर कितना बनेगा जी प्रेफरेंस डिविडेंड 2022 में, कितने शेयर्स है जरा बताओ। देखो प्रेफरेंस शेयर्स 6 मिलियन शेयर्स है और रेट कितना है 16%, तो कितना बनेगा ये 9 लाख। बेटे प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 6 मिलियन और एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो भाई हमेशा कितनी दफा बताएंगे एक ही चीज कि परसेंटेजेस रुपीस पर लगती हैं। किस पर लगती है, रुपीस पर लगेगी। तो बताएं जी फिर कितने शेयर्स हैं, शेयर्स बताओ पहले। 6 मिलियन और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे 16% से। बोलो कितना बनेगा 9.6 मिलियन। ये मेरा क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां से क्यों लेस करवा रहा हूं, क्योंकि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। 2021 में क्यों नहीं लेस करवाया, 2021 में था ही नहीं। अगर ये इशू होते 1 जनवरी 2021 तो दोनों जगह लेस होता। तो समझ आ रही है। लो जी ईपीएस बेसिक का तो काम हमारा पूरा हो गया, क्योंकि वो जो डाइल्यूटेड है वो तो ईपीएस बेसिक में नहीं आते। जरा बताना फिर 2021 की ईपीएस क्या बनेगी, बेसिक ईपीएस 2021 की बोलो बेटा। है 60 को 15 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है रुपीज -4 पर शेयर। ओके, और इस साल की बताओ 4 रुपीज 4.96 पर शेयर। बेसिक तो हो गया। अब आ जाए इस ऑप्शन को डिलीट करके देखते हैं। वो कहता है ये कन्वर्ट हो सकते हैं 3 शेयर्स में, ठीक है भैया, इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कहता है एवरी थ्री प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। आ जाए जी प्रेफरेंस शेयर्स में। बोले जी इन प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 6 मिलियन, और फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। इंटरेस्ट का रेट और डिविडेंड का रेट क्या है 16%। अगर ये कन्वर्ट करवाना है तो कितना डिविडेंड बचेगा 9.6। ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं 6 मिलियन, और वो कह रहा है कितने देने हैं 3 प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं एक के लिए। एवरी 3 नहीं भाई, इंग्लिश में बेटा, एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। जिनके पास 3 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको एक दे दो। बताओ कितना बनेगा 2 मिलियन। तो ऊपर लिखे 9.6 मिलियन,
डिवाइड करें 2 मिलियन से तो बताएं रिवाइज ईपीएस क्या आती है जी? देखो भी सारे क्या आती है रिवाइज ईपीएस 4.8 रुपीज 4.8 पर शेयर। चलो भाई अब बताओ ऑप्शंस कुछ इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं ला रहे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 4.8 ला रहे हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड 3.5 ला रहे हैं। बताएं सबसे कम कौन ला रहा है? ऑप्शन। तो इसकी रैंकिंग क्या होगी? 1। इसके बाद कौन ला रहा है कम? 2। और इसके बाद 3। बताओ क्या किया मैंने? पता है ना क्यों मारी? पता है क्यों मारी था? मैसेज करूंगा। 10 नंबर का सवाल था और वही चीजें थी जो पढ़ाई थी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। बोलो भाई किसी को एतराज? रैंकिंग हो गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले 22 की कर लेते हैं। जो बोले जी 22 में हमारे पास बेसिक ईपीएस में बताओ शेयर्स कितने हैं, अर्निंग कितनी है? बेटा बोलो ना, अर्निंग कितनी है? 84 पॉइंट 2022 की बताओ ना। 84 पॉइंट कितनी है? 96 है ना? क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना भाई कितनी अर्निंग है 2022 की? क्वेश्चन से बता दो भाई। इस प्रभाव को फिल नहीं करना तो फिल करें ना। बताएं जी अर्निंग कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 84 माइनस ये मेरे पास अवेलेबल है। कितनी अर्निंग बचेगी? 74.4। बोला जी पिछले साल एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? इस साल 22 की है ना? 22 की जी। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। 15 मिलियन। बताओ ईपीएस क्या आई थी? 4.96। तो वही आ गई ना जो हमने कैलकुलेट की थी। बेसिक आ गई। अब रैंकिंग में ऐड करते जाएं। बोलो जी रैंक 1 किसका है? ऑप्शंस का। ओके बोले जी ऑप्शंस में अर्निंग तो आती नहीं, शेयर्स कितने आ रहे हैं? 3 मिलियन। ऐड कर दें 3 मिलियन। 3 मिलियन ऐड करके अर्निंग वही रहेगी 74.4 और शेयर्स कितने हो जाएंगे? 18 मिलियन। अब बताएं जी क्या आंसर आएगा? 4.13। तो पहले से कम हो रही है ना, तो ये डाइल्यूटिव है। कुछ नया किया? ओके आगे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन कौन सी है? कितने बेटा? बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से शेयर्स कितने आ रहे हैं? 8 मिलियन। कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से शेयर्स आ रहे हैं। नहीं पहले अर्निंग लिखते हैं ना। अर्निंग कितनी है? 28 और शेयर्स 8। बताओ रिवाइज्ड अर्निंग जी बेटे? 102.4 और ये टोटल 26। तो रिवाइज्ड ईपीएस 4.94। कम हो रही है ज्यादा हो रही है? तो ये तो डाइल्यूटिव नहीं है। 3.9 कोई बात नहीं बेटा, आदमी कुछ करके आता है नशा नुशा ना। कौन सी बेटा? ये वाली। ये जिसने 2 दफा गलत बताया ये थोड़ी देर चुप रहे, अपनी कैलकुलेशन ठीक करे। हाँ जी बोले कम हो रही है ज्यादा हो रही है? 4.13 से ज्यादा है कम है? तो ये भी क्या है? डाइल्यूटिव है। आगे चलें। अब बताएं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होके शेयर्स में कितने बन रहे हैं? कितने? 2 मिलियन। 2 शेयर्स 2 मिलियन। तो रिवाइज शेयर्स क्या है? नहीं अर्निंग बताओ ना पहले। अर्निंग है ना पहला कॉलम। अर्निंग कितनी? अबे 9.6। मौलवी से निकले तो पता चले थे। बोले कितनी बनेगी? 112। ओके और कन्वर्ट होके शेयर्स 28 2। तो टोटल क्या हो जाएगा? 28। तो रिवाइज ईपीएस बताओ। रिवाइज ईपीएस 4। तो 3.94 से 4 हो गई है। डाइल्यूटिव है एंटी डाइल्यूटिव? सेम।
भाई ने अपनी एग्जाम्पल उठाई थी। अब बताओ इसका डाइल्यूटिव आंसर क्या बनेगा? डाइल्यूटेड ईपीएस 2022 की सबसे कम कौन सी है? 3.9 फॉर वर्किंग नंबर 2। इसके नीचे नहीं। जी बोले, किसी को एतराज? हो गई रिपोर्ट? गुड हो गया। पहले ये जो किया इसको चेक करें और रिवाइज करें, देखें क्लियर है कि नहीं। हर क्वेश्चन को देख के फॉर्मेट बदल लेते हैं, वर्किंग चेंज नहीं करते, एडजस्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ एडजस्ट ना हो रही हो, सुनो मेरे बेटे, सुन ले मेरी बात। अगर कोई वर्किंग आपके वर्किंग में चीज़ फिट नहीं हो रही तो उसके लिए अलग वर्किंग कर लें और उसको उसमें कैलकुलेट करके अपनी वर्किंग में ले आए। ये नहीं कि उसी वर्किंग में घसोड़े। अगर किसी चीज़ को आपकी वर्किंग के मुताबिक नहीं है उसको सॉल्व करके देख लें, फिर उसको इधर लें। लेकिन उससे हटे ना। हमारा मसला होता है हर नए आंसर को देख के हम तब्दील हो जाते हैं। हर मौलवी को सुन के अकीदा बदल लेते हैं। जाकिर नाइक को सुना उसके अकीदे पे, इंजीनियर को सुना उसके अकीदे पे, ठीक है। मुफ्ती साहब वो जो कराची वाले 4 शादी वाले हैं उनको सुना, 4 शादियों को सुना, 4 शादियों के अकीदे पे। मैं तो खैर उसके पक्के अकीदे पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ओके। एक बेगम ना अपने शोहर को उठा रही ना तो वो तवज्जो नहीं करा रहा। कहती तुम्हें पता है इस्लाम में औरत के कितने हुकूक है? कहता है इस्लाम में 4 शादियां भी हैं। कहती नहीं फिर सोए, सलाम फरमाए। अपनी वारी इस्लाम तो साड़ी वारी कुफर हराम। हाँ ये अच्छा था। अल्लाह ने इजाज़त दी, आप कौन होता है रोकने वाले? अच्छा, फिर कुछ औरतों का क्लेम ये होता है कि मेरा हक उसे दे दिया, मेरे हक पे डाका मारा इस औरत ने, मुझे तकसीम कर दिया, मेरा मर्द तकसीम हो गया। अल्लाह तुमसे कम समझदार था? नाउज़ुबिल्लाह। जिसने तुम्हें बनाया उसने ये स्ट्रक्चर बनाया कि औरत एक करेगी मर्द इतना करे। और औरत के लिए मसाइल है। अगर औरत एक से ज़्यादा मर्द के साथ इंगेज हो तो औरत के अपने अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। मेडिकली एक औरत एक वक्त में एक से ज़्यादा अगर मर्द के साथ हो तो मेडिकली वो डिटीरियोरेट होती है। इस पर पूरा मेडिकल रिसर्च है। तो अंग्रेज भी मानते हैं यार बड़ा हुक्म दिया था अल्लाह ने। आपको शर्म आ रही है ना बात करते हुए, सुनते हुए? भाई कुरान में अल्लाह ने किया, अल्लाह नहीं शर्माया मैं क्यों शर्माऊं? हाँ, मेरा अल्लाह नहीं शर्माता मैं क्यों शर्माऊं? औरत के लिए इसलिए एक थी, मेडिकली मर्द के लिए जो है वो कोई उसका मेडिकल साइड इफेक्ट नहीं। बल्कि यहाँ तक आता कुरान और हदीस में निकाह से 3 किस्म की बरकतें मिलती हैं मिनिमम। बाकी और हदीस में और भी हैं। जानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इम्प्रूव करता है आदमी निकाह से, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर 3 ग्रोथ मिलती हैं। तो वो औरत जो तुम्हारी ये तीनों ग्रोथ रोकना चाहती हैं तो तुम उसकी ग्रोथ रोक दो। नहीं, मुझे समझ नहीं आता ना। अल्लाह ने कहा ना भी कर सकते हैं। देखो अल्लाह पाक ने क्या कहा, देखो इसमें एक और बात भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया तज़व्वजू, एक का नहीं कहा, डायरेक्ट 2 कहा। तज़व्वजू मसना, बस ये कुरान की आयत है। तज़व्वजू, निकाह करो, शादियां करो 2। तज़व्वजू मसना व सुलासा व रुबा, एक का जिक्र ही नहीं है। फिर आगे फरमाया कि अगर इंसाफ ना कर सको फिर एक ही बहुत है। इंसाफ ना कर सको तो इंसाफ ढेर जरूरी है। यही है ना, इंसाफ नहीं कर सकते छोड़ दो उसे, या उसे माफ़ करवा लें। और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। इंसाफ ना करना नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। इंसाफ ना करना नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। आप नहीं चल सकते, उसको खुश नहीं रख सकते, आप उसे कहते हैं बीबी अपना रास्ता पकड़। तलाक भी तो एक रास्ता है ना। किसी को मुसलसल तंग करना, ज़दोगोब करने से बेहतर क्या है उसको ऑप्शन दे दें कि जैसा है वैसे रहो या फिर ले लो तलाक। उसको ऑप्शन नहीं, समझ आ रही है? लेकिन आप क्या करें बेचारे, आपकी तो एक भी नहीं है। आप पर ये मसले अप्लाई नहीं होते। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी वाली बात है। और ये यही अजाब है सिर्फ।
बर्रे सगीर में, यस, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ अजाब है ये। आप यूएई में चले जाएं, आप सऊदी अरब में चले जाएं, अरबियों की अक्सर की शादियाँ 3-4 होंगी, उनकी बीवियाँ तो नहीं कहती मेरे हाथ पे डाका मार दिया, मेरा शोहर तकसीम हो गया, जैसे इसने मुझे बर्बाद किया अल्लाह इसे भी बर्बाद करे। क्या कौन? असल में मैं आपको बताऊं मेहंदी क्या है जो हम लाए हैं वहाँ से। आज से पहले पाकिस्तान के इस हिस्से में मेहंदी का रिवाज नहीं था, अब तो सारे ही करते हैं ना, माइग्रेटेड भी और लोकल भी, जो यहाँ के पहले से रेजिडेंट थे और इमिग्रेट जिन्होंने माइग्रेशन की थी, अब तो सब मेहंदी मनाते हैं, नाचते हैं। लेकिन मेहंदी पहले नहीं थी, मेहंदी उधर वाले लाए, मतलब हम लाए। मेहंदी वहाँ से आई, और वो जो थी क्या कहते हैं उसे, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते थे तो वो एक्सपर्ट थे दालों में और बेसन में। दालों और बेसन की जितनी डिशें हैं ये इंडिया से आई हैं, क्योंकि वहाँ गोश्त आज़ादाना नहीं खाया जा सकता, तो फिर दालें और उसका इस्तेमाल करते थे, बेसन का। तो उसमें ज़्यादा माहिर वही है, जैसे खंडलियाँ बनती हैं और उसके बाद जनाब डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसकी बनती हैं बेसन की, तो उनमें वो माहिर। मेहंदी उनसे लाए। और वैसे भी अगर आप किसी से कहेंगे ना, जो लोग उधर से, उनका कुकिंग लेवल बहुत हाई था। हमारे इस जो पाकिस्तान में पहले से रहते थे 10 साल पहले तक तो इन्हें जर्दा बनाने नहीं आता था। जो पाकिस्तान में पहले से रहते थे वो किसी भी कौम से हो, जर्दा भी उधर से आया। यहाँ वाले जब भी जर्दा बनाते हैं ना वो भापा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? भापा। भापा का मतलब हलवा। लेकिन अगर कोई वो होगा वो ऐसे बनाएगा चावल, जैसे वो पुलाव होता है या बिरयानी, उस तरह निखरे निखरे चावल होंगे पुलाव के। वाह, डाइटिंग में गंदी गंदी बातें। चलो भाई आगे चलें। छोड़ यार काम कर यार। लो जी चले, अब आ जाते हैं हम 2021 की ईपीएस पे। 2021 की डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगी, जरा देखें आपकी ईपीएस कितनी है 2021 में जी। अच्छा, अब 2021 में जब आएंगे तो उस वक्त प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे। 2021 में प्रेफरेंस शेयर्स वो निकल गए, ठीक है। और ऑप्शंस की वजह से अर्निंग में कुछ आएगा नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स वैसे निकल गए, ऑप्शंस की वजह से कुछ आएगा नहीं। सिर्फ एक बच की चीज़, वो कौन सी? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वजह से बताओ कितनी सेविंग्स हो रही, कैलकुलेट की हुई। इंक्रीमेंटल अर्निंग बताओ बॉन्ड्स की वजह से 28 ऐड कर दो इसकी ईपीएस में। यहाँ इसकी अर्निंग कितनी थी 60 माइनस में, तो जमा 28 कर दो। मैंने क्यों डायरेक्ट कर दिया कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स ईयर 2 के लिए थे, ईयर 1 में तो डाइल्यूट करेंगे ही नहीं। ऑप्शन अर्निंग में आते ही नहीं, ऐड ही नहीं करते, सही है दोस्त, तो वो भी निकल गए। अब सिर्फ क्या बच गए? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स अगर वो कन्वर्ट करवाएं, बॉन्ड्स अगर क्या करवाएं? कन्वर्ट करवाएं, तो बताएं फिर बॉन्ड्स अगर कन्वर्ट करवाएं तो कितनी अर्निंग में इजाफा होता है? 28। और शेयर्स कितने थे पिछले साल? 15। अगर वो कन्वर्ट करवाए तो इंक्रीमेंटल शेयर्स कितने हैं? 8। तो इसमें ऐड कर दूंगा क्या? 8। बोला जी किसी को एतराज? जी बेटे, बेटा करते हैं ना काम, अभी पहले इसको तो देख लें। जी बोले, हमारे पास जरा क्वेश्चन में जरा आए 2021 के एतबार से। वो कहता है कन्वर्टेबल बॉन्ड हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच वर इशूड, द बॉन्ड कैरिंग इंटरेस्ट 20% per annum payable on 31st December each year. Each bond is convertible into 3 ordinary shares if converted after 3 years, or 4 ordinary shares if converted after 5 years. बोलें जी कौन सा कन्वर्जन रेट लेंगे? कौन सा लेंगे? हाईएस्ट लेंगे। ओके, अब इस पॉइंट को देखते हैं। आगे मुझे ज़रा बताएं ऑप्शन की वजह से आपकी अर्निंग में और शेयर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा जी? शेयर्स में किस तरह फ़र्क पड़ेगा बताएं। आज जो इसकी वर्किंग करता है, पिछला डन है ना वर्किंग, यहाँ कर लेते हैं। कितनी ऑप्शंस है? 1 पॉइंट
2 मिलियन 2 मिलियन है ना ऑप्शन 12 मिलियन है ओके 12 मिलियन हमारे पास क्या है ऑप्शंस 2021 में जरा मुझे बताओ एक्सरसाइज प्राइस क्या था 21 और फिर और दूसरा प्राइस कौन सा था 21 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 21 क्या आंसर आएगा जी इसको सॉल्व करें क्या आएगा 21 माइनस 21 क्या हो जाएगा तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा तो ऑप्शंस की वजह से 2021 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो ना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो कहता है ऑप्शंस में कहाँ गई थर्ड फोर्थ ऑन 1 जनवरी 2021 12 million share warrants were issued which can be exercised after 2 years at an exercise price of rupees 21 per share. The average market price of each of the shares during each of RL shares during the year 2022 and 21 were 28 and 21. तो आपने क्या लेना होता है फार्मूला क्या था जरा बताओ नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस एवरेज क्या थी फेयर वैल्यू एवरेज प्राइस क्या था 21 तो 2021 के लिए 21 होगा ना एवरेज प्राइस और 2022 के लिए 22 सही है किसी का इतराज ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा था लेकिन बाकी 8 नंबर आसान थे इसका शायद आधा नंबर 2022 की डाइल्यूटेड डीपीएस पूरी का शायद 1 नंबर हो ठीक है भैया लेकिन आपने एक्सरसाइज प्राइस वही लेना है जो साल से क्या हो रेलेवेंट हो ओके अब आ जाइए उसमें तो अब इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन 0 प्रेफरेंस शेयर्स थे ही नहीं तो सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा बॉन्ड का फर्क पड़ेगा ओके अब बॉन्ड्स की वजह से आपकी अर्निंग में कितना ऐड हो रहा है 28 ऐड हो रहा है ओके नंबर ऑफ शेयर्स बताया जी कितने ऐड होंगे बोले जी आपकी ईपीएस क्या आती है रिवाइज बताओ माइनस 1.39 पर शेयर बोले जी किसी को एतराज जरा बुक में है